होंगे। तो आज मैं आपको जैसे कि पता है ये मैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज इस पे आपको जो हमारा इग्नू का सब्जेक्ट है BEVAE 181 वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने वो स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो मैं आगे का भी पढ़ा रही हूँ। तो आई होप अगर आप मतलब मैं होप यही करती हूँ कि आपको ये जो मेरा वीडियो है आप जब पढ़ें तो आपको कुछ टॉपिक समझ आ जाए। अगर आपको जितना मैं पढ़ाऊँगी उसमें से 5% भी उसका आता है समझ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली जो भी जितनी भी वीडियोज़ मेरी हों वो आपको इसी तरह पहले मिलती रहें, ताकि आप उससे बेनिफिट आपको मिलता रहे। और प्लीज़ आप जब देखेंगे उसके बाद आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी, क्योंकि मुझे भी कंटिन्यू करना है यूट्यूब पे, तो मुझे सोचना है कि क्या मतलब किसी को हेल्प मिल रही है इस चीज़ से कि नहीं। तो इससे अगर आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे पता चलता है कि क्या सच में किसी को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिल रही है। तो मैं फिर आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि किन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ। जो भी आपको अच्छा लगता हो मेरे वीडियोज़ के रिलेटेड, कुछ भी आप बोलना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं। तो जैसे कि मतलब अभी कुछ बच्चों का जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका मंडे को आई मीन कल एग्ज़ाम है। तो आज मैं सॉरी मुझे थोड़ा डिले हो गया ये वीडियो बनाने में। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, और मुझे ये नोट्स भी बनाने थे। तो मैंने सोचा पहले मैं ये बनाती हूँ। अगर मैं मतलब मैंने सोचा था मैं टाइपिंग करूँ, बट वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता, तो क्योंकि कुछ बच्चों का कल एग्ज़ाम है तो मैं चाहती हूँ कि उनको जल्दी से इससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे मैंने उन्हीं का फ़ोटो उठा के उसी पे अब मैं आपको जल्दी से जो इम्पोर्टेंट है ना वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक जो मैं वही आपको पहले टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा यूनिट 9 एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हाजार्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको कुछ ही पेजेस में मैंने इसको कवर अप किया है पूरे को। तो 20 पेजेस है इसके हमारी बुक में, बट इनको मैंने कुछ 5 to 6 पेजेस में ही मैंने इसको इस चैप्टर को कवर किया है। तो आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए, उतनी आई नो उतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा अगर आपको इतना तो चलता ही है आई मीन। तो चलिए चलो जी हम फिर करते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है यूनिट 9 है ये। ब्लॉक जो 3 है हमारा थर्ड ब्लॉक उसी में से यूनिट 9 है, ओके। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हाजार्ड्स, यानी इसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट यानी माहौल में जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन हो रहा है और उसके फिर क्या नुकसान, मतलब उसके हाजार्ड्स हो गए, मतलब क्या फिर आगे जाके हम पे क्या असर होंगे, उसके ख़तरनाक असर क्या हो सकते हैं हम पे, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, यानी इस यूनिट में हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारे माहौल में पोल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए जो कि अच्छी ना हो हमारे लिए, जिससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिससे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, एनिमल्स की हेल्थ पे असर पड़ सकता है, प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में आ जाए उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं, जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड पोल्यूटेंट्स हो गया वो चीज़ें जो कि पोल्यूशन में होती हैं, कुछ भी हो ले लो आप, जो कि पोल्यूशन के अंदर होता है ना। पोल्यूटेंट्स कोई भी चीज़ जिससे पोल्यूशन हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई एक चीज़ जिससे पोल्यूशन हो, ठीक है, उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। और जो जिस चीज़ से फिर उसका वो असर, उस पोल्यूटेंट का असर जो होता है उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं ना। जिस चीज़ से पोल्यूटेंट्स वो होता है मतलब जिससे पोल्यूशन होता है, ओके। आइडेंटिफाई मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, उसके बाद हमें देखना है कि दैट कंटेमिनेट अवर एयर वाटर एंड सॉइल। हमें अलग अलग किस्म के पोल्यूटेंट्स देखने हैं जिनसे जो कि हमारे एयर वाटर और सॉइल में होते हैं, जिससे ये हमारे जो एयर वाटर हवा पानी और मिट्टी है वो ख़राब होती है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर रेंज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर रेंज की, ठीक है, कितनी ज़रूरी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखेंगे, यानी हमारा पानी जो है कितना वो साफ़ है, कैसे किस लेवल पे वो साफ़ है, किस लेवल पे वो ख़राब है, वो हम देखेंगे इसमें। देन रीजंस फॉर हाई नॉइस लेवल्स इन द अर्बन एरियाज़, उसके बाद हम देखेंगे जो अर्बन यानी शहर है हमारा, शहर वाले एरियाज सिटीज़ वगैरह, वहाँ पे नॉइस जो हाई नॉइस जो होती है उसके क्या रीजंस है, ठीक है।
ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पोल्यूशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल characteristics of environmental components, that is air, water and soil, adversely affect the life forms and life support system of the biosphere। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जो कि फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे माहौल में आ जाए जो कि हमारे लिए अच्छी ना हो, वो किसके ज़रिए आ सकती है, वो पानी में हो सकती है, ऐसा कोई पोल्यूटेंट हमारे पानी में हो सकता है, एयर में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, और जो कि आगे जाके बायोस्फीयर हो गया, यानी हमारी जो जहाँ पे ऐसा वो वाला एरिया जहाँ पे मतलब हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, वो वाला हमारे एटमॉस्फेयर का वो वाला एरिया जहाँ पे ज़िंदगी बसर हो सकती है अच्छे से। ठीक है, मतलब हम सही से रह सकते हैं, जहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है, बराबर इक्वल है। ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो वही चीज़, कोई भी हमारे मौसम वापस बोल रही हूँ, सॉरी, कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके लिए अच्छा ना हो, कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज जो कि चेंज हमारे माहौल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो चेंज उसको हम आ जाता है अचानक से, उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है, जो कि हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ओके। देन पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट क्या होता है? ठीक है, द एजेंट दैट कंटेमिनेट्स द एनवायरमेंटल कंपोनेंट, यानी वो चीज़ जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो, मतलब वो एजेंट जिससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि जिससे पोल्यूशन होता है कोई भी चीज़। ठीक है, ओके। देन pollutant is a new substance, biotic or abiotic or energy, heat, sound, radioactivity that is added or formed in any component of the environment and builds up to a level where usefulness of that component is damaged। ठीक है, यानी कोई भी चीज़, मतलब हमारे जो हमारा ये है, मतलब कोई ऐसा जो भी हमारा, मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें आ जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी ना, वो हीट के थ्रू भी आ सकती है, वो साउंड भी हो सकता है, साउंड के थ्रू भी हो सकती है, वो रेडियो एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकती है, जो कि हमारे मतलब एनवायरनमेंट में आ जाती है, और वो एक मतलब उस लेवल तक पहुंच जाती है जब वो उसकी जो मतलब फिर वो हमारे लिए ख़तरा, जहाँ पे मतलब अगर वो ज़्यादा हो जाए ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे फिर आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को वो डैमेज कर सकती है, उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, डैमेज कर सकते हैं। ओके, आया यहाँ तक समझ? दैन हमारा है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, देन है हमारा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। हम देखेंगे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स दैट रिमेन इन एन अनचेंज फॉर्म इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक एक जैसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज जल्दी नहीं आता है। ठीक है, सच एज पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, रबर एंड न्यूक्लियर वेस्टेज, प्लास्टिक्स ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, यानी इसमें हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बोलते हैं ना हमारे ज़्यादा, अगर हम हमारे प्लांट्स वगैरह में पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो प्लांट्स वगैरह वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे हैवी मेटल्स हो गए, रबर होता है, वो भी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। प्लास्टिक्स बोलते हैं, प्लास्टिक भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, हानिकारक है, वो भी अगर ज़मीन में भी हम रखते हैं वो पता नहीं कितने साल तक वो ऐसे ही रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी में फॉल करती हैं, यानी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। such substances are not broken down और डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे कि आपको पता है जो भी ये मटेरियल्स होते हैं, इनको बैक्टीरिया जो होता है हमारे सिस्टम में, मतलब रखा है पहले से ही, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे जो भी ये सब्सटेंसेस हैं इनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो ये इतने मतलब ख़तरनाक होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, इनको जो बैक्टीरिया है वो भी इनको डिकम्पोज नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद है हमारा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इसमें क्या होता है, जनरली पोल्यूटेंट्स सच एज पेपर, गार्डन वेस्ट, डोमेस्टिक सैवेज, एग्रो बेस्ड रेसिड्यूज एंड फर्टिलाइजर्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी ये अच्छे वाले समझो पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट कैसे अच्छे होंगे, बट मतलब इनका ये मतलब उससे तो अच्छे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट से अच्छे हैं। ठीक है, उसके अपोजिट है ये, यानी इसमें हमारे आ जाते हैं ये वो पोल्यूटेंट्स है जो कि जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनको जल्दी से डिकम्पोज कर देते हैं, जल्दी से हमारे एटमॉस्फेयर में से ख़त्म हो जाते हैं।
इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे पेपर हो गया, हमारा गार्डन का वेस्ट जैसे प्लांट्स होते हैं या अलग अलग जो गार्डन में होते हैं ना फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह, वो सारे आ जाते हैं इसमें। देन डोमेस्टिक सैवेज यानी हमारे किचन वगैरह में से जो भी निकलता है या हमारे घरों से निकलता है जितना भी ये वेस्ट मटेरियल, वो सारा इसमें आ जाता है। फर्टिलाइजर्स इसमें आ जाते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दीज सिंपल प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर एंड आर यूटिलाइज इन दिस इकोसिस्टम। तो ये जो हमारे जो रॉ मटेरियल है ना, उसके मतलब उसी में से निकलता है ना, जो हमने मटेरियल यूज़ किया होता है, जो यूज़ किया होता है उसका फिर दूसरा पार्ट होता है ना वेस्ट, उसका मतलब जो हमने यूज़ किया फिर उसमें से आधा वेस्ट निकलता है, और ये वापस हम इसको रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको इसका फर्टिलाइज़र बना के यूज़ कर सकते हैं, या अलग अलग तरीक़ों से इसको हम अपने इकोसिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। These biodegradable pollutants pose a threat when their input in the environment exceeds the decomposition capacity। यानी ये जो तब हमारे लिए ख़तरा बन जाते हैं, यानी जब ये हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो तभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे भी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर इनकी ये मतलब अगर ज़्यादा हो जाएंगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, मैं अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मतलब जैसे मतलब आपके पास हो सकता है उतना टाइम ना हो तो आपको बोरिंग लगे बीच में, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, और इसीलिए तो सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप को ज़्यादा अगर लग रहा है फिर आप सेटिंग्स में जाके वहाँ से थोड़ा इसका ये भी कर सकते हो, कम कर सकते हो स्पीड, तो आपको वैसे भी ज़्यादा समझ आएगा। अगर कम लग रहा है फिर आप हाई कर सकते हो स्पीड को, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हो। सो वही तो बीच में मुझे ज़रूरी ये बात बोलनी थी। ओके, उसके बाद आता है हमारा पोल्यूटेंट्स कैन एंटर इन द एनवायरनमेंट आइदर थ्रू पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज। ये आपको पता होना चाहिए, जो पोल्यूटेंट्स है वो हमारे एनवायरनमेंट में पॉइंट के मतलब सोर्सेज के थ्रू भी आ सकता है और नॉन पॉइंट सोर्सेज के थ्रू भी आ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं। बहुत ईजी है ये दो, ये आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे या मतलब आ जाएगी। ओके, तो पहले हम देखेंगे पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं। Are distinct and confined sources that discharge the pollutants effluents through a chimney or through a discharge channel such as pipes or tunnels from industries or municipal areas। ये वो होते हैं, ये वो वाले सोर्सेज होते हैं जिनमें हम बोल सकते हैं इनको मतलब ये जितना भी इनका ये होता है ना पोल्यूशन, जो भी पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं ये अपने थ्रू किसके थ्रू डिस्चार्ज करते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं, पाइप्स के थ्रू निकालते हैं, या टनल्स इनके लिए बनाई गई होती हैं उनके थ्रू निकालते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, म्यूनसिपल एरियाज़ वगैरह होते हैं ना, वहाँ से। यानी आपने देखा हो घर में भी कभी आप चिमनी लगाते हो या बुखारी टाइप कुछ लगाते हो तो फिर आप देखते हो आप वहाँ पे आपने मतलब उसको पाइप लगाते हो साथ में, ताकि फिर वो बाहर तक जाता है पाइप, ताकि जितना भी धुआं है वो अंदर ना आए, वो बाहर से ही निकले। या आप कोई फैक्ट्री देखते हो, फैक्ट्री में आप देखते हो ऊपर बहुत कहीं पे धुआं बहुत निकल रहा होता है एक पाइप से, तो वो वाला वो हो गया, समझो वो पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है। यानी उसको एक पॉइंट है जहाँ से वो निकल जाता है, जितना भी पोल्यूशन होता है वो उस पॉइंट से बाहर निकल जाता है। देन हमारा नॉन पॉइंट सोर्सेज, ओके, और आर एरिया सोर्सेज, इसको हम और एरिया सोर्सेज यानी एरिया सोर्सेज भी इसको बोल सकते हैं। आर डिफ्यूज सोर्सेज डिस्चार्जिंग पोल्यूटेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया, एग्जाम्पल रन ऑफ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। यानी ये वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने उसमें देखा ना एक पॉइंट होता है वहाँ से ही निकलता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, इसमें बहुत एक खुला एरिया होता है, उसमें सारे पूरे एरिया में वो पोल्यूशन फैल जाते हैं, पोल्यूटेंट्स पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रन ऑफ्स होते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहाँ पे जो एरिया होता है वो पूरे एरिया में जाएगा ना, धुआं या कुछ भी हो रहा होगा, चीज़ें हो रही होंगी, पूरे जो भी जितना एरिया उसमें फैल जाएंगी। या एग्रीकल्चर फील्ड्स हमारी होती हैं, वहाँ पे जितना भी पोल्यूशन होगा वो पूरे एरिया में फैलेगा ना, वैसे वो एग्जांपल आप याद रखना। उसके बाद आता है हमारा एयर पोल्यूशन। तो ये तो आप हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो फिर हम वापस इसको अब देखेंगे। इसका आगे वाला एयर आपको पता है, एयर पोल्यूशन हो गया यानी जो हमारी हवा में जितना भी पोल्यूशन होता है उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जो हमारे एयर में होता है पोल्यूशन। To stay alive, the average adult human being exchanges about 6 times more amount of gases per day as compared to daily consumption of food and water। यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए एक जो अडल्ट इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो 6% जो गैसेस है वो
पर डे उसको मतलब चाहिए होती है ना, वो एक्सचेंज करता है, या मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता है, वहाँ से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सॉरी, और वहाँ से मतलब ऑक्सीजन लेता है ना। तो 6% उसको ज़रूरी है पर डे, वो इतना 6% लेता है, जितना कि उसको खाना और पानी चाहिए ना, उससे 6 गुना ज़्यादा वो क्या गैसेस वगैरह अपने अंदर लेता है, उनका एक्सचेंज करता है, ठीक है। ओके, ड्राई एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन, यानी जो ड्राई एयर जो होती है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, देन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, और बाकी गैसेस वगैरह भी होते हैं जो ड्राई एयर होती है हमारी। एयर ऑल्सो कंटेन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और जो हमारी एयर है उसमें वाटर वेपर भी कुछ अमाउंट तक पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले नेचुरल पोल्यूटेंट्स, these pollutants are released from natural sources or as result of natural activity। तो ये pollutants जो होते हैं ना, ये कहाँ से, ये नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो कुदरती चीज़ें हैं ना उनसे, या कुदरती एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि फ्लड आ गया, या कहीं पे साइक्लोन वगैरह आ गया उससे हो गया, या कहीं पे ड्रॉट वगैरह आ गया, फेमाइन वगैरह आ गया, वहाँ से हो सकता है, ठीक है। या बारिश वगैरह हो गई उससे हो सकता है, ठीक है। ये वाला पोल्यूशन उससे होता है, यानी ये कुदरती पोल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, पोलन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम वाइल्ड फायर्स एंड सी। यानी पोलन्स वगैरह जो होते हैं, पोलन समझो आप, जैसे कि एक अप्रैल के, आई थिंक अप्रैल का महीना जो होता है उसमें एक किस्म का पेड़ होता है, उसमें से वो पोलन्स निकलते हैं, जो कि जब वो हम अगर मतलब मुंह में ले जाते हैं या हमारे नाक से अंदर जाता है तो हमें ज़ुकाम हो जाता है, देखा होगा आपने। तो वो हो गया कुदरती, या वो भी एक पोल्यूशन है ना, पोल्यूटेंट है। तो वो हो सकता है, और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्लांट्स वगैरह, गैसेस वगैरह जो होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, या कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाती हैं ना, उनकी वजह से ये पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। या जंगलों में आग वगैरह लग जाती है, या सी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये पोल्यूटेंट्स आते हैं हमारी एयर में। ओके, इन जनरल नेचुरल एमिशंस आर लो इन कंसनट्रेशन एंड डू नॉट कॉज सीरियस डैमेज। तो ये ज़्यादा नहीं होते हैं, जो ये नेचुरल एमिशंस हो गए, मतलब ये ज़्यादा उतने पोल्यूटेंट्स नेचुरल उतने ज़्यादा नहीं होते, ये बहुत कम ही होते हैं, और इनसे ज़्यादा उतना मतलब ये ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा नुकसान भी हमारा नहीं करते हैं। उसके बाद है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो ये क्या होते हैं, दीज पोल्यूटेंट्स आर एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये मतलब ये हमारे डायरेक्टली जो हमारी एयर है उसमें आ जाते हैं थ्रू, जब कोई नेचुरल कुदरती या कोई ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ये पोल्यूशन हमारी एयर में आ जाते हैं, पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इसका एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट्स रिलीज्ड फ्रॉम फ्यूल बर्निंग, या आग वगैरह जो हम जलाते हैं उससे जो धुआं वगैरह निकलता है फिर वो हवा में जाता है, वो भी वो इसी में आता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया वो हमारा, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। Secondary pollutants are produced as a result of chemical reactions between primary pollutants and normal atmospheric compounds under the influence of electromagnetic radiations from the sun। तो ये होता है secondary pollutants तब होता है जब ये chemical reactions हो जाते हैं किसके बीच में, primary pollutant जो हमारे थे और जो normal हमारा atmosphere है ना उसके अंदर जो compounds वगैरह होते हैं उससे ये उसका नतीजा होता है, ठीक है। जैसे कि electromagnetic radiations जो कि सन से निकलती हैं, जो कि अच्छी नहीं होती हमारे लिए, वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। वह उसको भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखो आप, द प्राइमरी पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड। तो जब वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है वो क्या बना देता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, SO3 बनाता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वो बन जाता है हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। सल्फर ट्राईऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर वेपर, उसके बाद जो सल्फर ट्राईऑक्साइड निकला वो फिर वाटर के साथ दोबारा कुछ रिएक्शन हो जाएगी उसकी वाटर वेपर के साथ, फिर वो क्या करेगा, अनदर सेकेंडरी टू फॉर्म अनदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट सल्फरिक एसिड। तो जब वो वापस से उसके साथ रिएक्शन हो जाती है उसकी वाटर वेपर के साथ, फिर वो सल्फरिक एसिड बना देता है हमारा, ठीक है, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी एसिड रेन हो जाती है। ओके, आए यहाँ तक समझ। ओके,
देन नाइट्रोजन NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। उसके बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो और भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देता है अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स के साथ मिलके, जैसे कि पिरोक्सी एक्साइटल नाइट्रेट बन जाता है PAN जिसको हम बोलते हैं, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है। ये कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। देन है हमारे एयर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स। ओके, acid rain, smog, global warming and ozone depletion are some of the इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इन आवर एटमॉस्फेयर। जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है, स्मॉग हो जाता है। और स्मॉग हो गई, वो धुंध नहीं होती है सुबह जब कभी विंटर्स में आप उठते हो फिर देखते हो आसमान में वो धुंधला धुंधला सारा कुछ दिखाई नहीं देता है, धुआं धुआं सारी साइड से। दिल्ली में अगर आप रहते हैं आपने देखा होगा बहुत होता है वहाँ पे, या कश्मीर में भी आपने देखा होगा विंटर्स में ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, उसको स्मॉग बोलते हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और ओजोन डिप्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर ये आगे जाके बढ़ जाती है, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर अपने एनवायरनमेंट को बचाते नहीं है, उसके लिए अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमारा यहाँ पे इस अर्थ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। वो ये बोला जाता है ना, अर्थ हमारी माँ है। तो जिस तरह वो हमें अपने पास बिठा के रखती है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना हम उसको अच्छे से उसका ख्याल रखें। अगर हम कोई प्लांट तोड़ते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी जगह 2 और पेड़ प्लांट छोटे छोटे लगा दें, ताकि जब बड़े होंगे वो फ्रूट दें, वो और मतलब ऑक्सीजन दें, है ना। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। पॉलीथीन हम ख़रीदना बंद कर सकते हैं, उसके बजाय पेपर बैग्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ें कर सकते हैं। देन अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या होती है, यानी एयर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स की टाइप्स अब देखेंगे हम। सबसे पहले सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसको SPM भी बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, SPM in the ambient air is complex and variable mixture of different size particles with many chemical components। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारी जो एयर है उसमें बहुत किस्म के अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, उनका जब वो एक साथ मिल जाते हैं विथ मैनी केमिकल कंपोनेंट्स, यानी बहुत सारे अलग जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनके साथ जब वो मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारा SPM बनाते हैं। ठीक है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बना देते हैं। लार्जर पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय नोज, हेयर एंड ब्रीदिंग ट्यूब्स। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी जो नाक के बाल होते हैं और ब्रीदिंग ट्यूब्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं उसको अंदर। इसीलिए हमारे होते हैं ना नोज़ में जो हेयर होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हम अपने अंदर जो हमारे अंदर नहीं जाने देते हैं, जो पोल्यूशंस वगैरह पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हमारे अंदर नहीं जाने देते। अगर जाएंगे तो उससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्लू वगैरह हो जाएगा जल्दी। Then particles smaller than 10 mm in size known as PM10, जो वो पार्टिकल जो कि 10 mm इन साइज़ है उनको हम PM10 बोलते हैं। ठीक है, आर रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। तो ये रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी RSPM, यानी इसको ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनको हम रेस्पायर नहीं कर, मतलब अपने अंदर नहीं ले सकते। अगर इनको अंदर लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। Then finer particles of size less than 2.5 mm are known as PM2.5। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि 2.5 mm के होंगे उनको हम PM2.5 बोलते हैं। दे कैन बी इनहेल डीप इन द लंग्स एंड कॉज लॉट ऑफ ट्रबल। तो जो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनको अगर हम अंदर हमारे लंग्स में ले लेते हैं तो हमें बहुत सारी आगे जाके डिजीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Then study of ambient air quality of some Indian cities conducted by Central Pollution Control Board CPCB in many recent years indicate that many Indian cities such as Raipur, Kanpur, Delhi and Ludhiana have RSPM more than 200 microgram per cubic meter।
तो जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इसके बारे में स्टडी की, तो उसने ये मतलब कुछ रिसेंट ईयर से ये इंडिकेट किया है कि कुछ जो हमारी इंडियन सिटीज़ है जैसे रायपुर, कानपुर, दिल्ली वगैरह और लुधियाना, इनमें जो RSPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इज़ 600 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी जो स्टैंडर्ड लेवल, जो ठीक ठाक लेवल RSPM का होना चाहिए वो होता है 600 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको पता याद रखने हैं, जिसके रिलेटेड आपको MCQs आ सकते हैं। देयर वाज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द लेवल्स ऑफ SO2 एंड NO। Okay, there was a decreasing trend in the levels of SO2 and NO2 in the past decade, यानी पिछले कुछ 10 साल से थोड़ा डिक्रीज़ आ रहा है हमारे जो SO2 और NO2 जो पोल्यूटेंट्स है इनमें थोड़ा डिक्रीज़ आ रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा था। दिस कुड बी ड्यू टू लो सल्फर डीजल इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली एंड प्रोहिबिशन फ्रॉम प्लेइंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड इन दिल्ली। तो ये बोल सकते हैं इसकी वजह से हो गया कि जो सल्फ़र जो डीजल है, वो डीजल जिसमें सल्फ़र ज़्यादा हो वो उसको कम करना था, किया गया, और दिल्ली में जो कुछ कमर्शियल व्हीकल जिसमें सामान यहाँ से वहाँ लिया जाता है जो कि 15 साल के हो सकते हैं उनमें उसको कम करना है, ठीक है। देन द यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल हैज़ ड्रेस्टिकली लोअर्ड द लेवल ऑफ लीड इन द एयर इन इंडिया। उसके बाद पेट्रोल में भी कुछ चेंजेस लाए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उससे भी बोल सकते हैं कि ये कम हो गया है। देन एसिड precipitation क्या होता है? एसिड precipitation occurs in and around the areas where major emissions of sulfur dioxide, SO2 and nitrogen oxides occur as a result of anthropogenic activities। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा, यानी इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे जो हमारा ऐसी एक्टिविटीज़ करे इंसान या नेचुरल एक्टिविटीज़ हो जाए जिनसे हमारा जो ये है एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब हो जाए, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा निकलने लगे, तो क्या हो जाता है उससे एसिड precipitation हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको एसिड precipitation बोल सकते हैं। Then hydrochloric acid emitted from coal-fired power plants also adds to acid rain problems। Then जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो कि कोल को जब जलाया जाता है उससे जब उसको जलाया जाता है तो जो फायर पावर प्लांट्स होते हैं उसको जलाया जाता है, उससे क्या हो जाता है एसिड रेन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहले एसिड precipitation होता है, फिर एसिड रेन होने लगती है। Soil fertility is adversely affected because acidic water in the soil releases immobile heavy metal ions which are highly injurious to plants and other soil biota। तो इससे जब एसिड precipitation होता है इससे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यानी जो अच्छी सॉइल होती है यानी अच्छा फसल नहीं दे पाती सॉइल, और जो सॉइल है वो ख़राब होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं या बाकी जो जानदार चीज़ें होती है हमारे सॉइल में वो भी मर जाती हैं और प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं। इट डैमेजेस फॉरेस्ट एंड लेक्स एंड ऑल्सो करोड्स एंड हार्म्स स्टील, पेंट, सीमेंट, लाइमस्टोन एंड मार्बल। तो ये हमारे फॉरेस्ट लेक्स जो हैं उनको भी बहुत डैमेज करती है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है, और हमारे जो स्टील वगैरह है, पेंट्स वगैरह है उसको करोड करती है यानी उसमें जंग लग जाता है। देन है हमारा एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स व्हेन अ स्टेबल लेयर ऑफ वार्मर एयर लेज अबव द कूलर एयर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन्वर्जन होता है उल्टा हो जाना, ठीक है। तो ये कैसे होता है एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर में कैसे उलट पुलट हो जाती है, यानी ये तब होती है जब, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। इट अकर्स व्हेन अ स्टेबल लेयर ऑफ वार्मर, यानी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो अच्छी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो गर्म लेयर होती है वो क्या हो जाती है, लेज अबो द कूलर लेयर, वो कूलर लेयर के नीचे आ जाती है, ठीक है। वो उल्टी हो जाती है, अगर कूलर लेयर ऊपर थी पहले, फिर वार्मर एयर नीचे थी उसके, तो वो उसकी उलट पुलट हो जाती है, वो ऊपर चले जाती है, ये नीचे आ जाती है। एंड इन्वर्टर टेम्परेचर ग्रेडियंट अकर्स, एयर सर्कुलेशन आर रिस्ट्रिक्टेड एंड पोल्यूटेंट्स आर ट्रैप्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर विद इन द स्टैग्नेंट एयर मास। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे
तो जब ऐसा होता है यानी इन्वर्टेड टेम्परेचर हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, जो हमारी एयर का मूवमेंट है ना, वो एक जो नीचे मतलब मूवमेंट और पोल्यूटेंट जो होते हैं वो क्या ट्रैप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं जो नीचे वाली जो लेयर होती है उस टाइम पे उसमें, ठीक है। Then such atmospheric inversion is responsible for dangerous levels of air pollution over polluted cities in India। तो ये किस वजह से इसमें क्या हो जाता है, जो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर, यानी जब कहीं किसी कुछ सिटीज़ में जो इंडिया की जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया है, उन सिटीज़ को फिर ये ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो वो सिटीज़ है जहाँ पे अभी प्रॉब्लम है इन सब की, एटमॉस्फेयर या फिर की जो हो रहा है वहाँ पे पोल्यूशन, वो फिर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। एनी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज दैट डिग्रेड्स द वाटर क्वालिटी रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन। कोई भी ऐसा फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज जो कि हमारे पानी में आ जाए, जिससे हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो गंदी हो जाए, बहुत ख़राब हो जाए, जो कि पीने के काबिल ना रहे, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तब हम बोल सकते हैं कि वाटर बहुत गंदा हो गया है, उसमें पोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो अब इसके हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं। पहले बायोलॉजिकल एजेंट्स। Pathogenic organisms like viruses, bacteria, and protozoans are serious water pollutants as far as human health is concerned। यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि वायरसेस होते हैं जिनसे हमें फ्लू वगैरह हो जाता है, बैक्टीरिया होता है और प्रोटोजोन्स होते हैं ना, जब ये पानी में बहुत ज़्यादा आ जाएं, मतलब ये इन्हीं की वजह से हमारे जो पानी है, पानी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिनसे जो कि किस लिए, मतलब इनकी वजह से समझो आप, हमारे जो वाटर है, वाटर की क्वालिटी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कॉलरा, बैक्टीरियल टाइफॉइड, पोलियो, फ्लू, वायरल हेपेटाइट्स एंड वर्म इन्फेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट वाटर बोर्न डिजीजेस। तो जैसे कि आपको पता है, जब कभी गंदा पानी पी लेते हैं, कॉलरा हो जाता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, टाइफॉइड हो जाता है, पोलियो, फ्लू, ये सारे किसकी वजह से हो जाते हैं, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते सकते हैं कि वाटर बोर्न डिजीजेस, वो डिजीज़ जो कि वाटर बोर्न डिजीज़, वो डिजीज़ हो जाते हैं जो कि पानी के थ्रू फैलते हैं इंसान में, ठीक है। Some insects that have aquatic larvae transmit malaria, dengue, yellow fever and filariasis। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब पानी के कुछ किस्म की ये होते हैं, लार्वा होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर वगैरह हो जाते हैं इनकी वजह से, ठीक है। देन इसमें आता है हमारा केमिकल एजेंट। अब केमिकल एजेंट क्या होते हैं? केमिकल पोल्यूटेंट्स कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एसिड, सॉल्ट्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स। यानी बायोलॉजिकल यानी जानदार चीज़ें जिनसे प्रॉब्लम होगी। केमिकल मतलब जो कि ये हो गया हमारे ये फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये कुछ है ना, एसिड्स वगैरह, इनकी वजह से हो जाता है। इन जो अगर ये पानी में ज़्यादा आ जाएँ तो इनसे क्या हो जाएगा, हमारा पानी गंदा हो जाएगा। तो इनको हम, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। Organic chemical pollutants include oil, gasoline, dyes, pesticides, paints, plastics, cleaning solvent, detergents। यानी ये सारी चीज़ें अगर हमारे पानी में आ जाएं तो इनको हम तो वो ये केमिकल एजेंट्स कहलाते हैं और इनसे हमारा पानी गंदा हो जाता है। Then radioactivity substances that make the third category of chemical pollutants are released into water bodies as a result of processing of uranium ore and wastes from research laboratories। जो हमारे रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जब वो रिसर्च करते हैं फिर वहाँ से जो निकलता है हमारा यूरेनियम और या वेस्ट वगैरह निकलते हैं, तो वो हमारे पानी में मिल जाते हैं। इनको हम थर्ड कैटेगरी बोलते हैं केमिकल पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। तो इनसे भी हमारा जो पानी है वो बहुत गंदा हो जाता है। देन फिजिकल एजेंट्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जो कि अब हमें ज़रूरत नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल हम मतलब फेंक देते हैं, मतलब सॉलिड्स मतलब वो चीज़ें वेस्ट जो कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेडिमेंट्री सॉलिड्स यानी जो पानी में से पत्थर जो निकलते हैं, टूट जाते हैं, वो मिट्टी, पतली पतली मिट्टी होती है, या पहाड़ों से जो मिट्टी निकलती उतरती है नीचे, वो सारा सॉलिड। एंड टेम्परेचर आर द फिजिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जब ये सारे हमारे पानी में मिल जाते हैं तो इससे भी हमारा क्या हो जाता है, ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं, तो उससे भी हमारा पानी गंदा हो जाता है। These pollutants adversely affect water bodies by silting, clogging waterways, filling the dams and making the water muddy। तो
इसमें क्या होता है, जो ये पोल्यूटेंट्स हमारे पानी को बहुत गंदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, छोटे छोटे सिल्ट हो के छोटे छोटे वो ये बन जाती है, मिट्टी बहुत पतली पतली मिट्टी हो जाती है। जब वो पानी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो वो क्या करती है, जो वाटर वेज है यानी वाटर का रास्ता होता है उसको रोकती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो डैम्स वगैरह हैं, डैम्स फुल हो जाती हैं और जिसकी वजह से फिर कीचड़ हो जाती है उस पानी में, ठीक है। ये देन हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो किससे हमें पता चलेगा पानी कैसा है, ठीक है, मतलब कितना ठीक है पीने के लिए कि नहीं है। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स अप्लाई टू असेस द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो बहुत सारे तरीके जिनसे हम देख सकते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी है। वाटर सैम्पल्स आर टेस्ट फॉर दिस पैरामीटर्स टू एंश्योर दैट वाटर इज़ फिट फॉर कंजप्शन, यानी बहुत सारे सैम्पल्स लिए जाते हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है इन पैरामीटर्स के थ्रू कि क्या वो पीने के लिए फिट है कि नहीं है। सबसे पहले हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम डीओ बोलते हैं, फिर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, फिर हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, फिर है मोस्ट प्रोबेबल नंबर एमपीएन, देन हमारा टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी टीडीएस। ओके, उसके बाद दीज आर सम सच पैरामीटर्स, तो ये कुछ पैरामीटर्स है हमारे इसके। जो हमारा सबसे पहला वाला है वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी जिसको हम डीओ बोलते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 दैट इज़ ऑक्सीजन गैस दैट इज़ डिजॉल्व इनटू द वाटर ऑफ एनी वाटर सोर्स, यानी इसमें हम देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन है हमारे कोई भी पानी, उसमें कितना ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन जो गैस है उसकी O2 कितना है, ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इंडिकेट दैट वाटर क्वालिटी इज़ गुड, अगर हमारे पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो पानी है वो बहुत अच्छा है। Low concentrations of oxygen content in the water indicate the presence of organic waste pollutant in the water, तो अगर इसमें लो कंसनट्रेशन ऑफ O2 है, वो ये मतलब ऑक्सीजन अगर कम है तो वो ये बताता है कि जो हमारा वाटर है वो पीने के लिए सही नहीं है, यानी उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स बहुत ज़्यादा, सॉल्ट्स वगैरह या फॉस्फेट्स वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी। ओके, बीओडी, यस। मैंने डीओ भी यहाँ पे लिख दिया है, बीओडी है यहाँ पे असल में। ओके, बीओडी इज़ अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर लाइक सैवेज डेड प्लांट लीव्स, ग्रास ब्लेड्स एंड फूड वेस्ट, यानी डीओ भी ये वो वाला है। इसमें क्या होता है, मेजर ऑफ ऑक्सीजन है ये, जिससे ऑक्सीजन को मेजर किया जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पानी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यूज्ड बाय सच एज, जो हमारे जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जो कि हमारा क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि सैवेज हो गया, डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये वो यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे उसको वेस्ट को ख़त्म करने के लिए पानी में। If the amount of organic waste is high in the water source, more bacteria will be present to consume oxygen, तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है हमारे पानी में तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। दैन अंडर सच पोल्यूटेड कंडीशंस डिमांड फॉर ऑक्सीजन विल बी हाई एंड सो द बीओडी वैल्यूज़ विल बी हाई, तो यानी इसमें अगर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हाई हो गई, यानी उसमें ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज वगैरह हाई होंगे पानी में, तो उसी तरह जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम, बैक्टीरियाज ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जिससे हमारा पानी गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अंडर सच पोल्यूटेड कंडीशंस डिमांड फॉर ऑक्सीजन विल बी हाई एंड सो द, यानी इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बैक्टीरियाज वगैरह को चाहिए होगी। विद हाई लेवल्स ऑफ बीओडी लेवल्स ऑफ डीओ इन द वाटर डिक्रीज, तो जिसकी वजह से जो हमारा बीओडी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डीओ जो है हमारा यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, उसकी जो लेवल है वो कम हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड और ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें देखा जाता है कितना ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, यानी कितनी ऑक्सीजन चाहिए टू डिग्रेड, यानी ख़त्म करने के लिए, मतलब ख़राब करने के लिए या तोड़ने के लिए, जो कि पानी में ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, ठीक है। क्या उतना ऑक्सीजन है पानी में कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सके, जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं वो ख़त्म हो सके। वाटर बॉडी दैट रिसीव्स एफिलेंट्स फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री शोज़ हाउ हाई वैल्यूज़ ऑफ COD,
यानी वो वाटर बॉडीज़ जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको एक्वायर करती है, वो ज़्यादा उनमें हाई वैल्यू ऑफ सीओडी होता है, यानी उसमें सीओडी बहुत ज़्यादा होता है। देन आता है हमारा फोर्थ वाला, यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर। द वाटर पोल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज सैवेज स्लज विल हैव हाई पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लाइक ई कॉली एंड कॉली फॉर्म्स। यानी वो पानी जो कि पोल्यूट हो गया है ऑर्गेनिक वेस्ट से, यानी जो घर से हमारे निकलता है बोल सकते हैं, जैसे कि सैवेज स्लज वगैरह हो गया, यानी जो ड्रेन्स वगैरह से निकलता है ना, तो वो पानी में जब मिल जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ई कॉली और कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ MPN टेस्ट बोथ ई कॉली एंड कॉलीफॉर्म्स कैन बी डिटेक्टेड। यानी उसके बाद MPN जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यानी जो ये टेस्ट किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि कितने, इस टेस्ट से ये पता चलता है कि कितने उसमें पानी में कितने ई कॉली और कॉलीफॉर्म्स की तादाद है, फिर उसी हिसाब से उसमें दवाई यूज़ की जाती है। देखा जाता है क्या उसमें वो ख़त्म हो सकता है कि नहीं ख़त्म हो सकता है। कॉलीफॉर्म इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स एंड इज़ंट नेसेसरली हार्मफुल टू अस। जो ये कॉलीफॉर्म जो है ये हमारे, यानी हमारे इंटेस्टाइन्स में भी पाया जाता है, और ये नेसेसरली हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द वाटर। लेकिन अगर ये देखा जाता है, अगर ये इसकी जो प्रेजेंस है अगर ये पानी में होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस जो वो पानी उसमें ह्यूमन वेस्ट कितना है, यानी जो ह्यूमन्स है उनका वेस्ट कितना है उस पानी के अंदर। पोल्यूटेड वाटर विल शो हाई वैल्यूज़ ऑफ MPN। यानी वो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड बहुत गंदा होगा वो ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ MPN दिखाएगा। फिर आता है हमारा टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉलिड्स डिजॉल्व्ड इन वाटर इज मेजर्ड बाय टेस्टिंग द TDS एंड सैलिनिटी कंटेंट्स। तो जो उसके बाद हमारा आता है ये वाला, इसमें जो ये टेस्ट है इसमें देखा जाता है कि कितना हमारे पानी में कितना सॉल्ट और सॉलिड जो सॉलिड्स वगैरह है वो कितने हैं, ठीक है। इसमें इसमें मेजर किया जाता है, और इसमें जो नमकीन वगैरह जो नमकीन कंटेंट्स है वो कितने, उसकी अमाउंट कितनी है, इस टेस्ट से ये पता चलता है। सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेज दैट मेक द वाटर क्वालिटी पोर आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फेट्स, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स एंड अदर्स। तो वो वाले कुछ सब्सटेंसेस जो कि हमारे पानी को पानी की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करते हैं, उसको गंदा करते हैं, यानी उसकी अच्छी क्वालिटी को कम करते हैं, वो है हमारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स वगैरह। ये कुछ ये हैं सब्सटेंसेस जो कि हमारे पानी की क्वालिटी को कम करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी हो गया हमारा, वाटर पोल्यूशन भी हो गया, अब हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन बाय वेस्ट डिपोजिशन। यानी जब लैंड पोल्यूशन तब होता है जब हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं हमारी लैंड के ऊपर या उसके अंदर, थ्रू लैंड फिल से अलग अलग तरीक़ों से बहुत ज़्यादा गंद जमा कर देते हैं किस पे, हमारे लैंड पे। तो उससे क्या हो जाता है, लैंड पोल्यूशन हो जाता है। दिस कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर थ्रू लैंडफिल्स इज़ नोन एज लीचिंग। तो जब हम सॉइल में या ग्राउंड वाटर में जब वो जो हमने लैंडफिल्स में जमा किया होता है ना सॉलिड्स, मतलब सॉलिड मटेरियल वगैरह या जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो हमने लैंडफिल्स में किया होता है जमा, जब वो ये हो जाता है पानी जो पानी के साथ मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है या सॉइल में मिल जाता है ना, इसको जिससे जब वो फिर ख़राब हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, फिर वो यूज़ के लिए नहीं रहती है वो ज़मीन या वो पानी, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। द अनकवर्ड, अनट्रीटेड एंड अनसेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट आर ऑल्सो लेफ्ट इन ओपन डम्प्स। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा जो मतलब अच्छा मटेरियल नहीं होता है, यानी जो भी कूड़ा हो गया या वेस्ट मटेरियल होता है वो हम उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं, उसको ना ही कवर ऊपर से रखते हैं और अच्छे से उसको जो आगे की ट्रीटमेंट उसको देनी है ख़त्म करने के लिए वो भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो मतलब वो ऐसे खुले डैम्स में पड़ जाता है, डंप्स में होता है ना, ओपन डंप्स, यानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है ज़मीन के ऊपर। जब जमा हो जाता है फिर क्या होता है, द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम सच डंप साइट्स कंटेमिनेट्स नियर बाय लैंड एंड वाटर बॉडीज़। फिर क्या होता है, जब उस पर जब बारिश पड़ती है, बारिश के पानी से क्या हो जाता
जाता है वो बह जाता है। जब वो बहता है फिर वो बहने से क्या हो जाता है, वो जो नज़दीकी वाटर बॉडीज़ होती हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, उसमें चला जाता है और जो ज़मीन होती है ज़मीन में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन और वाटर बॉडीज़ है वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, यानी वो यूज़ के लिए नहीं रहते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। फिर इसमें आता है हमारा बायो एक्यूमुलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है बायो मैग्निफिकेशन, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पता होनी चाहिए आपको। इट रेफर्स टू द, सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द एंट्री ऑफ अ पोल्यूटेंट इन अ फूड चेन। तो इसमें देखा जाता है जो फूड चेन है उसमें कहाँ से, मतलब कहाँ से आया जो पोल्यूटेंट है वो फूड चेन, यानी वो जैसे फूड चेन एक होती है हमारी ग्रॉस, फिर होती है डियर, फिर होती है लॉइन, यानी वो होती है एक हमारी फूड चेन बनाते हैं, यानी जो घास है घास को हिरन खाएगी, हिरन को हमारा लॉइन अल्टीमेटली खा जाएगा, वो एक फूड चेन है। तो देखा जाता है कि जो वो पोल्यूटेंट है वो कहाँ से आया है, वो क्या डियर से आया है, क्या ग्रॉस से आया है, कि कहाँ से आता है आया है, ठीक है। इट इंक्रीजेज इन द कंसनट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, यानी कहाँ से एक जो पहला, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है ना जिसने वो पोल्यूटेंट जो है वो अपने अंदर लिया है, ये उसमें मतलब देखा जाता है कि कितना ज़्यादा उसके, मतलब उसमें ज़्यादा उसके ये होता है ना, खतरा होता है उस ऑर्गेनिज्म को, जो फूड चेन का पहला ऑर्गेनिज्म है उसको ज़्यादा खतरा होता है इसका, जब वो ले लेता है अपने अंदर पोल्यूटेंट को, ठीक है। तो उससे फिर वो आगे आगे बढ़ेगा, यानी जो पहला पोल्यूटेंट है वो फिर दूसरा पोल्यूटेंट उसको खाएगा, वो उसके अंदर चला जाएगा, फिर तीसरा पोल्यूटेंट खा लेगा, है ना। बायोमैग्निफिकेशन इज़ अ फिर आता है बायोमैग्निफिकेशन। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनादर। तो इसमें क्या होता है, ये एक वो फिनोमिना जिसमें जो इंक्रीज़ हो जाता है कंसनट्रेशन जो होती है पोल्यूटेंट की, वो बढ़ जाती है, वो एक लिंक से, एक लिंक की फूड चेन की जो लिंक है उससे वो दूसरे में जब चला जाता है। जो पहला वाला तो उसमें एक में रहता है ना फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें, इसमें लेकिन फिर वो लिंक बनाता है, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वैसे होता है, ठीक है। तो मैंने पहले में आपको बताया था, बट पहले का होता है वो एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म तक रहता है, लेकिन जो बायोमैग्निफिकेशन है उसमें फिर वो दूसरे जो फूड चेन है उनसे भी मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट, उसके बाद है हमारा नॉइस पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बाद नॉइस पोल्यूशन। नॉइस इज़ any unwanted or exceedingly high levels of sound that can annoy, cause stress or impair the hearing ability। तो नॉइस हम बोल सकते हैं ये ऐसा कोई भी आवाज़ ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा हो और जो हमें परेशान करे, हमें परेशानी दे, स्ट्रेस दे, और जो हम मतलब हमारी जो सुनने की क्षमता है उससे मतलब वो ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे हम परेशान हो जाएं, उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे, नॉइस बोल सकते हैं उसको। द मेन सोर्स ऑफ नॉइस आर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, मशीन, व्हीकल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड रिक्रिएशनल अप्लायंसेस, यानी इसके मतलब मेन सोर्सेज बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो काम चल रहा होता है, या मशीन से होता है, या गाड़ियों की आवाज़ें, रेलवेज़ की आवाज़ें, एयरक्राफ्ट्स की आवाज़ें, मिलिट्री आर्म्स की आवाज़ें, उनसे क्या हो जाता है हमारा नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। लाउडनेस और द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग ऑन अ स्केल कॉल्ड डेसिबल डीबी। तो कितनी एक मतलब आवाज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है साउंड में, वो किससे मेजर की जाती है, वो हमारी मेजर की जाती है डेसिबल से, जिसको हम डीबी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। एक स्केल होती है जिससे साउंड को मेजर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेसिबल। द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड डेसिबल मीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम डेसिबल मीटर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रेशर साउंड हैज़ पिच ऑल्सो। जो हमारा एक मतलब साउंड में क्या होता है, प्रेशर होता है, उसके बाद प्रेशर के साथ साथ पिच भी होती है, यानी वो कितना लंबा जाता है या कितना कम, कितनी लंबी आवाज़ है या कितनी छोटी कम आवाज़ है। हाई पिच्ड साउंड इज़ मोर अनोइंग दैन लो पिच साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी, यानी जो हाई पिच का साउंड होगा वो बहुत ज़्यादा अनॉय होगा, परेशानी देगा, जबकि जो लो पिच्ड साउंड होगा वो उतनी परेशानी नहीं देगा। द यूनिट दैट मेजर्स बोथ प्रेशर एंड पिच ऑफ द साउंड इज़ कॉल्ड डेसिबल DBA, यानी वो यूनिट जिससे जो कि मेजर करता है प्रेशर और पिच दोनों को, उसको हम बोलते हैं डेसिबल A यानी DBA। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।